और आज आप आसानी से चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे और यहाँ पर देखेंगे कैसे आप समझते हैं। ओके 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 तो चलो शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। मैथमेटिक्स का ये सेशन होने वाला है जहाँ पर पूरा सीटेट के रिलेटेड आज हम स्टडी करेंगे और समझेंगे चीज़ों को। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क? ये जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने दिख रहा है इसका वैल्यू बताना। और इस सवाल को करने का तरीका क्या है? बड़ा ही आसान है। आप इसमें कहाँ से सॉल्व करते हैं? ऐसे प्रश्नों को बैक एंड से सॉल्व करते हैं, यानी बैक से सॉल्व करना शुरू करते हैं और यही बैक से सॉल्यूशन आपको आगे लेकर जाता है। तो ये बैक सॉल्यूशन कैसे करते हैं चलो देखते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ, इस क्वेश्चन मार्क को x, तो सबसे पहले मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट की। तो इसका मतलब क्या होगा? आपने कहा 1 + 1/1 + x, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो क्या होगा? 1 + x + 1/1 + x यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? और यहाँ पर देखते हैं ये क्या हो गया? ये हो गया 2 + x/1 + x, यानी इस पूरे येलो वाले का वैल्यू ये आया। अब इस पूरे को ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1 + 1 इस पूरे येलो वाले ब्रैकेट का वैल्यू ये रहा 2 + x/1 + x। इसको ऊपर भेज दें तो क्या हो जाएगा? ये हो गया आपके सामने 1 + 1 + x/2 + x। सॉल्व कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें ऐसे तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 2 + x + 1 + x/2 + x = इस किसके बराबर था? 8/5 के बराबर था। सही आंसर आ रहा सी। ओके देखते हैं अभी सी आंसर आ रहा है तो क्या हुआ? तो 2 और 1 3, 3 + 2x यहाँ पर ये हो गया 3 + 2x/2 + x = 8/5। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें इसकी इधर तो क्या हो जाएगा? 15 + 10x = 16 + 8x। इसको इधर भेज देते हैं x को तो क्या हो जाएगा? 10x - का 8x = 16 - का 15 और 2x = 1 और x = 1/2, यानी ये वैल्यू कितनी है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन दिया 1/2। बहुत ही खूबसूरती से जवाब मिला है आपका और जिन्होंने सी का है दैट्स ग्रेट। बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं 1 क्वेश्चन मोर फॉर यू एट योर स्क्रीन। क्वेश्चन है, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती हैं। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी कितनी होगी? क्वेश्चन आपके सामने है और चाहूँगा जवाब मिले तेजी के साथ। नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में। अब देखो यहाँ पर जब हम नाव, ट्रेन, व्यक्ति, गाड़ी, बस इनके बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है रिलेटिव स्पीड के बारे में, जिसको आप बोलते हैं सापेक्ष चाल। ये सापेक्ष चाल क्या होती है? अगर वो समान दिशाओं में चलती है, यानी दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में गतिमान होती हैं तो वो घट जाती है। अगर वो विपरीत दिशाओं में होती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो वो चाल आपस में जुड़ जाती हैं, तो उसकी सापेक्ष चाल आ जाती है। अब यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि दोनों नाव एक ही दिशा में जा रही है। इसका मतलब क्या है? जो उनकी रिलेटिव स्पीड है वो क्या होगी? एक ही दिशा में चलने का मतलब क्या? उनका डिफरेंस हो गया ना। तो यानी अगर मैं देखूँ तो 23 किलोमीटर माइनस का 20 किलोमीटर, तो उनकी रिलेटिव स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है 3.5 घंटे में कितनी जाएगी? जब 1 घंटे में 3 चलती है, 3.5 घंटे में कितनी? आपने कहा 10.5, यानी राइट ऑप्शन सी अगेन। और ये रिलेटिव स्पीड क्या है इसको भी मैं एक बार आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये एक प्लेटफॉर्म है या एक जगह है, यहाँ से एक गाड़ी इधर को चलती है, एक गाड़ी इधर को चलती है। सपोज ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपोजिट डायरेक्शन में। तो उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में उनके दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, वही उनकी सापेक्ष चाल है। जैसे 1 घंटे बाद ये यहाँ पर होगी, 1 घंटे बाद यहाँ पर होगी, तो 10 और 5 15 किलोमीटर हो गया ना, इसलिए इसको जोड़ते हैं। अगर ये अपोजिट सेम डायरेक्शन में होती कि ये भी इधर को चल रही, सपोज ये 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाती है, ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक का हुआ ना, दैट इज़ 5। तो आपने 10 में से 5 घटा दिया, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल की तरफ देखते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है और समझते हैं आपका एक और सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर। एक ठोस है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है।
एक घनीय ब्लॉक यानी क्यूबिकल ब्लॉक है ये, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। ब्लॉक की संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, और मैं चाहूँगा जवाब मिले तेजी के साथ। ये एक आकृति आपके सामने दिख रही है आपकी स्क्रीन पर। इस आकृति में ये क्यूबिकल है, इसमें एक जो घन बना हुआ है, जो ब्लॉक बना हुआ है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। उसकी हर एक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। तो उसमें ब्लॉक कितने होंगे? 52, 60, 72 या फिर 48? डी ऑप्शन यानी 48 यहाँ पर मुझे आंसर मिला है। चलो देखते हैं 48। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हर एक ब्लॉक 1-1 का है, तो आपने कहा ओके सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यानी ये 1, 2, 3, 4, 5 ब्लॉक तो ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4 ब्लॉक ऐसे हैं। तो कितना, एक फेस पर कितने टोटल ब्लॉक हुए? 5 चौक 20। तो एक सतह पर 20 हैं। जब एक सतह पर 20 हैं, दूसरी पर 20, तीसरे पर 20, तो कितने हुए? 20 + 20 + 20 बराबर 60, दैट इज 60। तो क्या होंगे? 60 ब्लॉक्स यहाँ पर हैं, 20 इस पर, 20 इस पर, 20 इस पर, बराबर 60। आप इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते थे। जैसे ये कितने हैं? 1, 2, 3, तो कितना होगा? LBH, तो 5 × 4 × 3, दैट इज 60। तो राइट ऑप्शन 60 था। सी ऑप्शन नहीं है, गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, और ये बहुत बच्चों ने गलत कर दिया। ये 72 आप कैसे दे रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आप 72 को कैसे, सभी लोग 72 बता रहे हैं, हाउ 72 कैसे हो गए? एक सतह पर 20 है ना, आप ऐसे देखो ना, एक 3 सतह हैं इसमें, 1, 2, 3, एक पर 20 ब्लॉक्स हैं, दूसरी पर फिर 20, फिर तीसरी पर 20, तो 60 ही तो हुए। तो राइट ऑप्शन था बी। आप गलत कर दिए हैं, बहुत सारे लोग सही करने की कोशिश करेंगे। अच्छे सवाल हैं और आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है? बहुत सिंपल सवाल है। 2 वर्गों का परिमाप आपको दिया है 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है? बहुत ही सिंपल सवाल है और आप सब जानते हैं। सपोज ये एक बड़ा वर्ग है, ये एक छोटा वर्ग है। इस बड़े वर्ग की जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर है, सॉरी परिमाप इस छोटे वाले का 12 सेंटीमीटर है। जब परिमाप 24 है तो भुजा कितनी हुई? गुड इवनिंग रानी। जब भुजा 24 सेंटीमीटर परिमाप है, परिमाप मीन्स पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर क्या होता है? 4a ही तो होता है। तो 24 के बराबर, तो a कितना हुआ? पहले वाले की भुजा 6, तो इसकी भुजा 6 है। इसकी भुजा कितनी आई? इसमें 12 में 4 का डिवाइड कर दें, 3। इसकी भुजा 3 है, तो यानी पहले बड़े वर्ग की भुजा 6 और छोटे वर्ग की भुजा 3 है। अब आपका एरिया निकालें तो एरिया क्या होता है? a²। तो इसका एरिया कितना है? आपने कहा 36। इसका एरिया कितना है? आपने कहा 9, है ना। तो कितना हुआ? अगर मैं इस वाले वर्ग के क्षेत्रफल में नीचे वाले वर्ग के क्षेत्रफल का डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? कितना गुना, वही तो मिलेगा। तो आपने 36 में 9 का डिवाइड किया, 9 चौक 36, दैट इज 4 गुना। परिमाप को नहीं निकालना है। आप आज कहाँ हैं सब लोग? आज कहीं खोए खोए हैं, ऐसा लग रहा है। दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू जरा बता सवाल को सुलझा। कहाँ खोया हुआ है आपका मन? सी ऑप्शन 2 गुना। कैसे कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा मुझे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप कैसे कर रहे हैं। आप देखो ये परिमाप लिखा है मेरे दोस्तों, क्षेत्रफल नहीं लिखा है। तो आपको पहले परिमाप से भुजा निकालनी होगी, भुजा से उसका क्षेत्रफल निकालना होगा दोनों का, और क्षेत्रफल को डिवाइड कर देना होगा। तो राइट ऑप्शन क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 4, 4 गुना। तो मुझे नहीं पता आपने कैसे कर रहे हैं। आप थोड़ा सा माइक को पास कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छी आवाज़ आए। उम्मीद है कि आवाज़ अच्छी से आ रही होगी और साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साउंड अच्छा है, उम्मीद करता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और सवाल की और बात करते हैं, देखते हैं और सवाल क्या आपके सामने गुल खिलाता है। एक और सवाल। आज बहुत सवालों को आप गलत कर रहे हैं और वीडियो को लाइक वाइक करते रहिएगा भाई। एक आयत की लंबाई l है, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। इस आयत का परिमाप क्या होगा यदि उसकी लंबाई को दुगना कर दिया जाए और चौड़ाई को समान रखा जाए? 5l, 3l, 4l या फिर 5l? व्हाट इज द राइट आंसर? बहुत अच्छे सवाल हैं, इनको आप आसानी से करेंगे तो
आसानी से आप समझ लेंगे। एक आयत की लंबाई l है, इसकी चौड़ाई लंबाई की आधी है। अब इस आयत का परिमाप क्या होगा, कौन से का? अगर उसकी लंबाई को डबल कर दो और चौड़ाई उतनी रखो। समझते हैं? ये पहला वाला आयत था ऐसे, उसने कहा इसकी लंबाई l है तो चौड़ाई कितनी होगी, l/2, कि उसने ये तो बोला है भाई उसकी लंबाई चौड़ाई की आधी है। क्लियर है? अब क्या हुआ, उसने एक नया आयत का निर्माण कराया। वो क्या था? वो कुछ ऐसे था कि इसकी लंबाई को तो डबल कर दिया जाए, है ना, उसकी लंबाई को दुगना कर दो, तो आपने डबल कर दिया तो कितना होगा 2l, और चौड़ाई जितनी थी उतनी रखी जाए, ये वाला। अब इसका आपको बताना है परिमाप, और परिमाप क्या होता है? आपने कहा सर परिमाप होता है 2 × l + b। अब 2 × l कितना है? आपने कहा 2l, और b कितना है? आपने कहा l/2। तो क्या हुआ, आपने कहा 2 दूनी 4 और 1 5, तो 2 × 5l/2, 2 से 2 कट गया, दैट इज 5l। अरे पता नहीं आज कहाँ घूम रहे हैं सब लोग आज मुझे पर हंसी आ रही है। आप तो बहुत अच्छे से आंसर करते हैं हमेशा, आज इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? सवालों में इतना आज घूम रहे हैं आप लोग। ए नहीं होगा आंसर, राम विनय 6l नहीं होगा, इट्स 5l। सही जवाब है 5l। सही से करते चलो, सही से बढ़ते चलो, सवाल अपने आप अच्छे से होते चले जाएंगे। तो राइट ऑप्शन था डी, बिल्कुल सही कहा कमलेश आपने। एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ ये रहा। 11 इकाई, 11 धाई और 11 सैकड़े किसके बराबर हैं? 11 यूनिट्स, 11 टेंस प्लस 1100 आर इक्वल टू व्हाट? विच नंबर किसके बराबर हैं वो? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। ए 1,11,111, 11,1111 भी इसको पढ़ते हैं आप लोग, 144, 1,221 या फिर 12,321। बड़ा आसान सवाल है। देखो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, उसने बोला 11 इकाई, तो आपने बोला 11 में 1 की गुणा कर दो, इकाई मतलब एक, ये हुआ 11। उसने बोला 11 धाई, तो 11 धाई का 10 की गुणा कर दो, ये हो गया 110। उसने बोला 11 सैकड़े, अब 11 सैकड़े का मतलब 11 में 100 की गुणा, तो ये कितना हुआ 1100। जोड़ दें 1 2 2 1। राइट ऑप्शन कितना आसान था, सी। हाँ अब की बार आया सही, अब की बार अच्छा उत्तर दिया है आपने। अब की बार उत्तर में कोई भी समस्या नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर बहुत अच्छे से आएगा। दैट्स वेरी नाइस, कूल। ऐसे ही करते रहिए, बढ़ते रहिए और समझते रहिए चीज़ों को। एक और प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत अच्छा और लाभकारी होगा। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल क्या है? ये तो बचकाने सवाल है। द लोकल वैल्यू ऑफ 6 इन 63,606। इनको तो जल्दी से करो भाई, ये तो बच्चे वाले सवाल दे दिए मैंने आपको, बच्चू सवाल है। देखो इन सवालों में भी हम कुछ दिमाग लगाते हैं। 63606 हम क्या करते, 6 इकाई पर है 6 गुणा 1, 6 धाई 100 पर है 6 गुणा 100, 6,000 पर है 10 पर, तो 6 गुणा 10,000 ऐसे करते हैं और सबको जोड़ देते हैं, है ना। लेकिन इसमें ऐसे नहीं करना, मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। आपने कहा 63606 में 6 का पूछा है ना, तो जिसका पूछा सिर्फ उस डिजिट को रखो वही, बाकी सबको 0। तो इस 6 की जगह तो 6 आ गया। 3 का पूछा नहीं तो 0 कर दिया, 6 0 का 0 ही होगा 6। दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया मैंने क्या बोला? जो भी डिजिट आपको दी हुई है, जिसका पूछा है सिर्फ आप उसका ही लिखेंगे, बाकी सबको 0 कर देंगे। तो राइट ऑप्शन था ए। इसका तो सबको 100% पता था कि भाई ये तो आएगा ही आएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़े, एक और देखते हैं और नया सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य कितना है? द वैल्यू ऑफ एन ऑरेंज इज 2.5 रुपीज। What will be the value of 3.5 dozen oranges? Half of 3 dozen oranges। बड़ा आसान सवाल है, इसको तो बड़ी आसानी से मुझे पता आप सब लोग जवाब दे देंगे। ओके, बात समझ में आई? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है भाई। प्रश्न आपके सामने है, देखते हैं। एक संतरे का मूल्य कितना? 2.5 रुपया, नहीं 2 रुपये 50 पैसे। 3.5 का मतलब कितना हुआ? 1 दर्जन में होती है 12, 36 संतरे तो ये हो गए, और आधा दर्जन में 6 और हो गए, तो 42 संतरों का मूल्य पूछा है आपसे। तो 42 की मल्टीप्लाई कर दो,
42 दूनी 84, 84 और 21 105। आंसर। कुछ प्रॉब्लम है आलोक और आकांक्षा? चलिए अब हो गया ना, ओके आप दोनों का, आप खत्म करो इसको, उन्होंने सॉरी बोला है, बात खत्म। आलोक जी और आकांक्षा प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी, ये सब चीज छोड़ो, है ना। ओके तो राइट ऑप्शन था 105। क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है ना। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। चलो कोई बात नहीं है, अब छोड़ो, अब इस बात को यहीं खत्म करें। हाँ आप दोनों समझदार हैं और दोनों से मुझे अपेक्षाएं कुछ और ज़्यादा हैं, ये अपेक्षा मैं नहीं रखता आप दोनों से, ठीक है। आप दोनों इस बात को क्विट करें। चलो यदि एक ऑपरेटर ये वाला है को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया जाए, 4 वो बदल गया, इसके ऊपर गोला है 3, ये 3 है, इजिकल टू 4 5 6, 5 इसके ऊपर गोला है, ऑपरेटर है 4 बराबर 5 6 7 8, और 6 ऑपरेटर 4 बराबर 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, तो n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा। उसी पैटर्न पर अगर देखा जाए तो n ऑपरेटर जो ये लिखा हुआ है ऑपरेटर, ये 8 का वैल्यू क्या है, और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। चलो चलो कोई बात नहीं, अब छोड़ो इस बात को, यहीं खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सवाल को देखो, तो 9th का सी ऑप्शन दिया जा रहा है मुझे। ओके 9th का सी ऑप्शन मुझे बताया सबसे पहले भीबा ने। देखते हैं सी, कादम्बरी भी सी बोलती, क्या बात है। देखते हैं जवाब, सिंपल समझो क्या मतलब था इसका, मतलब 4 ऑपरेटर 3, तो जैसे ही ऑपरेटर लग रहा तो क्या हो रहा, गिनती वहीं से शुरू हो रही, उतने अंकों तक जा रही जितने अंक लिखे थे, 4 4 प्लस 1 4 प्लस 2। ऐसे ही जब 5 और 4 को देखा गया तो क्या हुआ, 5 से शुरू हुआ, 5 5 प्लस 1 5 प्लस 2 5 प्लस 3। ऐसे ही जब 6 से देखा तो 6 6 प्लस 7 1, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 3 9। तो ऐसे ही n ऑपरेटर 8 का मान क्या होगा। तो आपने कहा सर जैसे उसने किया हम भी ऐसे ही कर देते हैं। उस कहाँ से शुरू होगा, n से, तो आगे संख्या क्या आएगी, n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 n प्लस 4 n प्लस 5 n प्लस 6 n प्लस 7। हो गया ना, देखो 8 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने नंबर लिखे उतने ही आगे चलेगा ये, ठीक है। अब सबको मैं ऐड कर देता हूं, क्योंकि सबको ऐड का चिन्ह था इन सबके बीच में, तो सबको मैंने जोड़ दिया ऐसे करके, और जोड़ने पर मुझे क्या मिला, आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 n, तो ये हो गया, प्लस इसको जोड़ते हैं 7 6 13 और 5 18, 4 22 और 3 25, 2 27 और 1 28, तो यानी इस ऑपरेटर का वैल्यू कितना है, 8n प्लस 28। आप लोगों ने सही जवाब चुना है, बढ़िया जवाब था, वेल डन गाइस, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लगातार अपने सवालों के जवाबों को चूज करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। एक और प्रश्न मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूं, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से लुभाएगा और आप अच्छे से इसका आंसर देंगे। चलिए तो बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ। ये रहा, यदि 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c इज इक्वल टू 4 6 10 हो, तो a रेशो b रेशो c का मान क्या होगा। If a 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c इज इक्वल टू 4:6:10 है, तो a रेशो b रेशो c क्या होगा आपको बताना है। 10 6 7 7 6 4 11 10 12 15 10 6। हाँ हेलो, अरे आप फिर आप दोनों समझ रहे हैं, दोनों में किसी की गलती नहीं है, आप दोनों समझ रहे हैं, फिर भी आप उसी बात को लेके खींच रहे हैं। आपको समझता हूँ उनसे हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ठीक है ना, या आपसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब इसको छोड़ो ना, टॉपिक को यहीं पर। हाँ वेरी गुड आलोक, आई लाइक इट। चलिए तो 1/a रेशो 1/b रेशो 1/c आपके सामने लिखा हुआ है, और उम्मीद करता हूँ a रेशो b रेशो c का मान क्या होगा, व्हाट इज इट द आंसर। वेरी गुड, सी ऑप्शन यहां पर मुझे मिला है 9, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का सी आंसर आप दे रहे हैं, क्या बात है, 10 का सी, अरे बहुत बढ़िया। बाकी सब लोग क्या कहते हैं, सी मिला है मुझे उत्तर, और इसको बोलते हैं क्या, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रम रेशो, इसको रेसिप्रोकल रेशो के नाम से भी जाना जाता है, इट ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल रेशो। चलो देखते हैं जवाब क्या है, और यहां पर सी ऑप्शन सब लोग दे रहे हैं, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे ये कहने का मन कर रहा है कि आपका जवाब जो आपने विकल्प का चुनाव किया है वो गलत है, कृपया पुनः प्रयास करें, ऐसा मेरा कहने का मन हुआ। देख लेते क्या हुआ, 1/a
1/b और 1/c ये वैल्यू थी। उसने कहा कि इसका वैल्यू 4 है, ये 6 है और ये 10 है। अगर मैं इसी से कैलकुलेट करूं तो मैंने क्या काम किया, 4 को उधर भेज दिया, तो a का वैल्यू क्या आएगा, आपने कहा 1/4, b का वैल्यू क्या आएगा, b का वैल्यू क्या हुआ इज इक्वल टू 1/6 और c का वैल्यू क्या हुआ है, दैट इज 1/10। क्लियर है, बात समझ में आई? ये ऐसे हो गया। अब उसने पूछा इनका रेशो निकालो, तो आपने कहा ओके, a रेशो b रेशो c इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/10। और आप जानते हैं कि रेशो कभी भी बटे में नहीं लिखते, तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, दैट इज 60। 4 से डिवाइड किया 15, 6 से डिवाइड किया 10, 10 से डिवाइड किया 6 और 60 का तो काम खत्म। तो 15/10/6 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन का चुनाव आपने नहीं किया, सब लोगों ने सी ऑप्शन का चुनाव किया पहले, जो गलत था। तो सही से करने की कोशिश करें। राइट ऑप्शन है 4, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं आपका जवाब बहुत अच्छे से गया होगा। और समझते हैं एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर बराबर है 500 मीटर के, 555 मीटर के, 5055 मीटर के या सिर्फ 55 मीटर के। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और प्रश्न का जवाब भी मैं आपसे चाहूंगा जल्दी से मिले। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 5 किलोमीटर बराबर है किसके, 500 मीटर के, 555 मीटर के, 5055 मीटर के या 55 मीटर के सिर्फ। तो देखता हूं जवाब क्या मिलता है। ए 11 का ए आप मुझे जवाब दे रहे हैं। ओके लेट्स सी, 11 का ए आपने मुझे बताया है, तो देख लेते हैं। देखो ये सब मीटर में लिखा हुआ है ना। अब देखो 50 मीटर तो मीटर ही है, पहले यहां चलते 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। आपने कहा 5000 मीटर तो ये हो गए। आपने कहा 50 मीटर था तो सिर्फ 50 मीटर था, तो ये तो 50 ही रह गया। अब बात करते हैं 500 सेंटीमीटर। अब ये 1 सेंटीमीटर में, जब 500 सेंटीमीटर की बात करोगे तो उसको मीटर में कैसे करोगे, 100 का डिवाइड करोगे ना इसमें, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये देगा आपको 5 मीटर। अब सबको कन्वर्ट करें, 5 5 5 और 0, 5055। और इसको वैसे भी आप आसानी से कर सकते थे। क्यों कर सकते थे, क्योंकि 5 किलोमीटर हमेशा 5000 देगा और सिर्फ ए की वैल्यू है जो 1000 में है, बाकी सब वैल्यू को 1000 में है ही नहीं। आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। क्लियर, डन, बढ़िया, खूबसूरत जवाब। अच्छे से आप कोशिश जारी है, अच्छे अच्छे सवाल आप मुझे दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया से मुझे लगा। 11 का सी। एक और प्रश्न आपके सामने है जी। 5, 10 और 15 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर कितना है? स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 10 and 35 and the difference of the largest mass block in a largest common factor. It's common factor. तो देखते हैं सार्वगुणज का और सार्वगुणनखंड का अंतर जो 5, 10 और 35 के हैं। क्या बात है, 12। ओके देखते हैं। तो 5, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं। 5, 10 और 35 का सार्वगुणज का मतलब होता है एलसीएम, और 5, 10 और 15 का सार्वगुणनखंड होता है उनका एचसीएफ। तो आपको ये करना है, यानी आपको 5, 10, 35 का एलसीएम निकालना है। तो आपने क्या निकाला, 5, 10 और 35 का एलसीएम कितना हो, आपने कहा 70। क्लियर। और 5, 10 और 35 का आपने एचसीएफ निकाला, आपने कहा 5 सबको काट देगा ना, ये एलसीएम इसका और इसका एचसीएफ। तो कितना हुआ, अब एलसीएम 70 है, 5 इसका एचसीएफ है, उन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 70 - 5 = 65। राइट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़िया, इस बार तो आपने बहुत अच्छे से खेला है, बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब आपने दिया है। काफी खुशी नुमा माहौल, काफी खुशनुमा माहौल आपने दिया आंसर, वेरी गुड। एक और सवाल, चलिए। किसी दिन सुबह 6:14 पर से शाम 8:02 तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी है? यानी आपको बताया सुबह 6:14 बजे से शाम 8:02 बजे तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी है।
इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बेस्ड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को आप दो तरीके से कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि 13 घंटे 48 मिनट, 14 घंटे 16 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट या फिर 12 घंटे 16 मिनट। देखो उसको मैं दो तरीके से बताता हूँ। तरीका नंबर 1 क्या है, आप रेलवे के टाइम में कन्वर्ट करो। सुबह का 6 तो 6 ही रहेगा, लेकिन जब रेलवे के टाइम की बात करते हैं तो उसमें 12 और जुड़ जाता है, तो ये क्या हो गया, 20 घंटे 2 मिनट हो गया। तो 20:02 से 6:14 तक कितना अंतर है, आप इसमें से 6:14 घटा दो। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा, 20:02 में से रेलवे का टाइम मैंने कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि शाम का टाइम रेलवे में +12 हो जाता है, इसलिए मैंने 12 ऐड कर दिया। अब देखें, जब यहाँ से दहाई लोगे तो ये कितने की आएगी, आपने कहा 60 की, ये हो गया 62। अब 62 में से 14 घटाओगे तो 48। अब 19 में से 6 गए तो 13, तो 13 घंटे 48 मिनट का टाइम है। ये था कौन सा तरीका, जब आप इसमें रेलवे का टाइम बनाओगे। अगर आप इसको विदाउट रेलवे करोगे तो भाई 6:14 से दोपहर के 12 बजेंगे, उसके बाद 8 शाम के 2 बजेंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालो, तो 12 में से आपने कितना घटा दिया, 6:14, तो कितना बचा, आपने कहा 44, 46 और 5, तो 5 घंटे 46 मिनट, तो ये हो गया। अब उसमें 8 घंटे 2 मिनट और जोड़ दो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 8 4 13 घंटे 48 मिनट। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। नहीं, सबको लिया जाएगा सोनम, डोंट वरी। अब सब जगह अलाउड है, अब NIOS DLED वाले हर जगह अलाउड है। देखो बिहार में अलाउड हो गया है, साथ में सीटेट में अलाउड हो गया है, यूपी टेट में भी उनको अलाउड कर दिया गया। अगर यूपी टेट में उनको अलाउड कर दिया गया, इसका मतलब कि वो सुपर टेट में आएंगे, ठीक है ना। अगर उनको यूपी टेट में अलाउड कर दिया है DLED वालों को, तो सुपर टेट में तो डेफिनेटली आएंगे ना। तो चिंता छोड़िए, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपकी समस्या समाधान हो गई। ओके डन सोनम, क्लियर है। अभी यूपी टेट में भी अलाउड कर दिया गया है, MP टेट में भी अलाउड कर दिया गया है, तो अब DLED को हर जगह NIOS वालों को अलाउड है, तो आप परेशान ना हो। क्वेश्चन एक और आपके सामने है, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित तालिका को ध्यान से क्या देखना है कि नई दिल्ली स्टेशन है, ये नई दिल्ली, फरीदाबाद, मथुरा। बस आपके सामने है, बस 1 2 3। अब यहां पर बस का आने का यानी निगमन यानी डिपार्चर और हाँ अराइवल दोनों का दिखा हुआ है। नहीं, अगर आपने सीटेट किया हुआ तो यूपी टेट करने की जरूरत नहीं है, सीधा सुपर टेट में जा सकते हैं। तो यानी निगमन को बोलते हैं डिपार्चर, आगमन को बोलते हैं अराइवल। तो ये निगमन यानी जो जाती है बस, वो कितने बजे निकलती है, 19:15 पर। आगमन फरीदाबाद कितने बजे था, 20:22 पर। फिर फरीदाबाद से चल देती 20:37 पर, और मथुरा उसका जो आगमन होता है, अराइवल होता है, वो 0:04 पर। ओके, बात समझ में आ गई। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है। सबसे कम समय कौन सी बस लेती है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। तो यहां पर जवाब मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद है काफी अच्छे, मुझे आपसे उम्मीदें हैं कि आप अच्छा जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले बस 1 की बात करते हैं। देखो बस फर्स्ट की बात करते हैं, वो कितने बजे चली, देखो वो चली 19:15 पर। मैं लिख दूं 19:15 पर, पहुंची कब, रात को 24:40 पर। ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि 00 रात के बाद 12 बजे के बाद का टाइम है, तो उसको 24:40 लिख देता हूं। ठीक है, बस 2 की बात करते हैं। बस सेकंड में क्या रहा, उसने कहा वो 12:30 बजे चली और शाम को 18:10 पर पहुंची। बस 3 की बात करते हैं। बस 3 का मतलब क्या था, वो 16:45 पर चली और पहुंची कब, 21:55 पर। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनको सबट्रैक्ट करना है। अब देखो घटाते हैं, अगर मैं 24:40 से 19:15 घटाता हूं तो कितना मिलता है, आपने कहा सर 15:25, और 24 में से 19 गए तो 5, तो ये 5 घंटे 25 मिनट लिए इस बस ने, पहली बस ने। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 18:10 से आपने 12:30 घटा दिया, तो कितना, वो 70 में से 30 गए 40, और 17 में से 12 गए तो 5। बस 2 जो है वो 5 घंटे 40 मिनट का टाइम लेती है। बस 3 की बात करते हैं। 21:15 से आपने 16:45 घटाया, जब आपने यहां से इसको 75.5 हुआ 30 और
20 में से 16 गए 4, ये 4.5 घंटे का समय लेती है। तो यानी बस एक कितना टाइम ले रही थी आपने, बस एक ने लिए 5 घंटे 25 मिनट, बस दो ने कितना लिया, यहां लिख देता हूं, इधर नहीं, 5 घंटे, समझ में आ रहा है कैसे किया मैंने, बस एक लेती है 5 घंटे 25 मिनट, बस दो लेती है 5 घंटा 40 मिनट, और बस 3 लेती है 4 घंटा 30 मिनट। अब इसमें सही कौन सा हुआ, तो बस एक सबसे कम समय लेती है, बस 3 कब से सबसे कम समय लेती है, बस 2 में बस 3 दोनों समान लेती हैं, या फिर बस 2। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, दैट इज बी। सबसे कम समय तीसरी बस ने लिया सिर्फ 4.5 घंटे, बस 2 ने 5 घंटे 40 मिनट लिए थे, और बस एक ने 5 घंटे 25 मिनट लिए थे। तो इन सवालों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। होप सो ये समझ में आ गया होगा पूरा चार्ट आपको कैसे करते हैं। तो जब इस तरह के सवाल मिलेंगे तो आसानी से हो जाएंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, पक्का 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 प्रॉमिस। ओके, तो एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक व्यापारी अंकित मूल्य देने पर 10% का बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। अंकिता 77 रुपए वाली एक वस्तु का खरीदती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। एक वस्तु को 77 रुपए में खरीदती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। रीट का पेपर है मासूम, और मैं आपको बता दूं रीट के पेपर में जो मैथमेटिक्स मैंने पढ़ाया है, एक एक सवाल मिला है बच्चों को, इवन देन सवाल के सवाल मिले हैं, मतलब डिट्टो सवाल मिले हैं, जो प्रश्न बताए थे प्रश्न भी आ गए हैं। आप टाइप की बात में तो टाइप उस टाइप के आए हैं, बहुत सारे प्रश्न तो एज इट इज आ गए हैं बच्चों को। पेपर 2 हो चुका है और उसकी मैं एनालिसिस से कराऊंगा आपको कल, ठीक है। चलिए, तो 77 अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो जवाब क्या मिलता है, देखते हैं सवाल का जवाब क्या है, समझते हैं। देखो, एक 10% का बट्टा देता है, और बट्टा देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। फॉर एग्जांपल 77 रुपए की चीज है, तो उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया उसको, यानी 7 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उसने उसको। भाई यही तो हुआ, यानी वो चीज कितने की होगी, 70 रुपए की, यही तो हुआ। भाई उसने डिस्काउंट कितने का दिया, सिंपल 77 रुपए की चीज खरीदी, उसका क्रय मूल्य पूछ रही है वो, तो उसे वो कितने की मिली, आपने के 77 रुपए की चीज थी, तो उसे 7% का डिस्काउंट मिला। तो अब क्या हुआ, ये जो 70 रुपए उसको मिल रहे हैं ना दोस्तों, उस पर भी व्यापारी को 10% का लाभ है, नहीं उसके लिए अभी भी 110% का वैल्यू है, समझ रहे हैं, अभी भी उसके लिए 10% का वैल्यू है। क्लियर बात समझ में आ रही है। डी 84 रुपए, अरे 77 रुपए का अंकित मूल्य है और वो कह रहा है उसका क्रय मूल्य बताओ, ऐसे कैसे हो जाएगा, आप क्या बता रहे हैं ए। चलो देखते हैं तो कितना हुआ। अब उसको बताना है कि ये एक अभी भी उसके लिए 70 रुपए का वैल्यू है, तो 110 रुपए 100 का वैल्यू पूछ रहा है, 100 का वैल्यू कितना होगा, ये सवाल था आपके लिए। आपने कहा ओके, देखते हैं इसकी गुणा करके, तो कितना हुआ 70 गुणा 100 बटा 110 00 700 बटा 11, तो 11 कितना हुआ, आपने कहा 11 छिक्का 66, कितना बचा 6 0 11 छिक्का 66। ए 63 इज द राइट आंसर, करेक्ट, 63 इज द राइट आंसर। आप सही कह रहे हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। 77 रुपए की चीज थी, सिंपल था, मैं भी क्या कर रहा हूं, 77 रुपए की चीज पर 7 रुपए का तो डिस्काउंट काट दो, कितना हुआ, आपने कहा 70 रुपए, और उस पर वो 10% का और लाभ कमाता है, तो 7 रुपए और कम कर दो, सिंपल, नहीं तो बहुत सिंपल था। तो ये तो होगा 63। अब मैं दूसरे तरीके से बताता हूं, जो पहले बता रहा था उसमें क्या गड़बड़ हुई, क्योंकि मैंने 77 रुपए का 10% का डिस्काउंट नहीं निकाला, 70 का निकाल दिया, दैट इज 7.7 रुपीज, इट्स 7.7। एक तो तरीका ये है जो मैंने आपको अभी बताया, कैसे होगा, दैट इज 7.70 रुपए। 77 रुपए का 10% कितना है, 7 रुपए 70 पैसे। तो अभी उसको कितने की मिल रही है वो, आपने कहा 77 में से 7 रुपए 70 पैसे आपने घटा दिए, दैट इज कितना बचा, आपने कहा 69 रुपए 30 पैसा। यानी वो उसका क्या है, अभी दुकानदार जो दे रहा है इस वैल्यू पर, वो इस पर भी 10% का लाभ कमा, इसका मतलब क्या है, उसके लिए ये वस्तु 110% में है। अब आपको बताना है कि 100% का वैल्यू क्या था, तो आपने कहा 69.3 मल्टीप्लाई बाई 100 बटा 110, यानी आपने 0 से 0 काट दिया, तो क्या बना 693 बटा 11, तो 11 छिक्का 66 और 11 तिया 33, 63 रुपए। क्लियर है, समझ में आया। 63 इज द राइट आंसर।
पिछली बार हमने 70 का ही 7-10% निकाल दिया था, इसलिए गलत हो रहा था। ओके, बात समझ में आ रही है कैसे किया है? क्योंकि इस वैल्यू पर तो वो डिस्काउंट उस लड़की को मिल रही है ये वैल्यू 69 रुपये 30 पैसे की, तो लेकिन दुकानदार तो इस पर भी 10% का प्रॉफिट ले रहा है ना, तो उसके लिए तो वो 110% की होगी ना। दैट इज द राइट आंसर 63। क्लियर है? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल था, अच्छा जवाब आपने दिया। एक और, किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन कहलाता है। अगर आप किसी भी प्रमेय की परिकल्पना को बोलते हैं हाइपोथेसिस, अगर आप किसी भी हाइपोथेसिस को उसके कंक्लूजन से बदल देते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रमेय का विलोम, प्रमेय का प्रतिलोम, प्रमेय का प्रतिधनात्मक यानी अप्रोक्सीमेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी, आपके कमेंट भी पढ़ लेता हूं जब तक, जल्दी से बताइएगा आंसर क्या मिलता है। ओके, लेट्स सी व्हाट विल बी राइट आंसर। ओके, ओके, जल्दी बताइएगा जवाब क्या मिलता है, तेजी से। उम्मीद करता हूं कि आपका जवाब मिलेगा। ओके, ओके, तो जवाब मिल रहा है आप लोगों का मुझे अच्छे से। और उम्मीद है जारी सवाल है भारी, बी ऑप्शन दे रहे हैं, लेकिन बता दूं आपको जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी दिया है वो गलत जवाब है। राइट ऑप्शन प्रतिलोम नहीं है, यह प्रमेय का विलोम होगा। हाँ, सुपरहिट, हाँ पीआरटी के लिए भी होती है। तो प्रमेय का विलोम कहलाता है, ना कि प्रतिलोम। विलोम कैसे? प्रतिलोम बोलते हैं इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है कि आप कोई भी एल्गोरिथम प्रूफ कर रहे हैं, जैसे a बराबर 1/a, ये इनवर्स है। अब ये मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, शायद आपको एग्जांपल से समझ में आए। बचपन में आपको याद है कभी आपने ये प्रूफ किया था कि सिद्ध करो कि √3 एक परिमेय संख्या है? कभी ऐसा सिद्ध किया है? √3 एक अपरिमेय संख्या प्रूफ करो। बहुत बच्चों ने किया होगा, 8वीं तक क्लास में था ये सवाल। तो हम कैसे करते थे? हम मानते थे माना √3 एक परिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या तो हम P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, और P/Q के फॉर्म में लिखी दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं तो P² हो जाता है, जो कहता है 3, है ना। ओके, तो इसका मतलब क्या है? हम ऐसे सिद्ध करते और बाद में हम क्या निष्कर्ष निकालते थे कि भाई हम जो कर रहे हैं प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर, अतः हमारे द्वारा मानी गई परिकल्पना गलत है। हम बाद में अपने आप को गलत सिद्ध कर देते थे। हमने स्टार्टिंग में माना ये सही है, लेकिन हम अपने आप को बाद में सिद्ध करते थे गलत है, तो ये अपोजिट करते थे। इस तरह की प्रमेयों को प्रूफ करना, जो परिकल्पना जो आपने मानी और जो कंक्लूजन निकला, उनको आपस में बदलने को प्रमेय का विलोम कहा जाता है। याद आया कुछ? दैट इज प्रमेय का विलोम। क्लियर है? ठीक है ना? ओके, डन, वेरी गुड, ग्रेट। ओके, ओके, आगे चलें। ओके, डन, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वेरी नाइस, अच्छा सवाल। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणित करने की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहां गणितीकरण बच्चे की ब्लैंक क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ए, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने के लिए वर्गमूल और घनमूल की संकल्पना का सहित अभिसंख्या क्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामिति प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में बदलने की। तो देखते हैं आपका जवाब क्या है। तो राइट ऑप्शन क्या है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। प्रश्न आपके सामने है, उत्तर चाहूंगा जल्दी से मिले। क्या मिलेगा? अच्छा सा मीठा सा जवाब। देखते हैं साहब,
कि गणितीय गण बच्चे की ब्लैंक क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। सब कह रहे हैं ए सबसे बड़ा है सर, वही सबसे अच्छा है, और एकदम आपने सही पहचाना, क्योंकि पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए, गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने के लिए हम यूज करते हैं। राइट ऑप्शन है एक। क्लियर है एकदम, जवाब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। लेट्स सी। ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? इनमें से कौन सा श्रेणी क्रम सही है? नहीं, कौन सा सही लिखा है? मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन। औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण या फिर विश्लेषण। मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। इनमें से वॉन हेले के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? दैट इज द डिपेंड्स ऑन वॉन हेले। तो वॉन हेले के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा सवाल का जवाब ठीक है, ये आपको बताना है। लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका मुझे इस प्रश्न का जवाब। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जल्दी दीजिएगा जवाब, और क्या होता है हम देखते हैं अभी। 20 प्रश्न, 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं और आप अच्छे से जवाब भी दे रहे हैं। दैट्स वेरी नाइस। और यही लगातार सिलसिला चलता रहना चाहिए, जिससे कि हम अब सभी सवालों को आसानी से कर पाएं। तो देखते हैं जवाब क्या मिला। और यहां पर किसी ने डी कहा, किसी ने बी कहा। मैं आपको बता दूं, ये वॉन हेले का जो लेवल है ना, थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन सबसे जरूरी है। वॉन हेले में 5 लेवल थे, 0 से 4, जिसमें लेवल लिख देता हूं मैं। लेवल 0 था, पहले हिंदी में लिख देता हूं। उसको बोलते थे मानसिक चित्रण, जिसको अंग्रेजी में विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं। ये 0 लेवल था। उसके बाद लेवल आता है विश्लेषण, फिर इसको एनालिसिस बोलते हैं। फिर आता है अनौपचारिक निगमन, जिसको आप इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं या रिलेशन भी कहते हैं। उसके बाद आता है औपचारिक निगमन, जिसको आप फॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं या सिर्फ डिडक्शन से के नाम से भी जानते हैं। और 5वां लेवल आता है रिगर, यानी दृढ़ता। ये 5 लेवल होते हैं, लेवल 0, 1, 2, 3, 4, और ये इनका क्रम है। अब तो समझ में आया कौन सा क्रम सही है? अब बताओ कौन सा सही है? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन। अभी क्लियर है बात, समझ में आ रही है सब लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? किसी को हो तो मुझे बता दो जल्दी से। यस के नो? इज इट क्लियर नाउ? यस के नो? बिल्कुल सही कहा आपने, और मुझे उम्मीद है आपका जवाब अच्छे से मिलेगा। वेरी गुड। तो आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करते हैं। यस के नो? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं, सब लोग तैयार हैं? ओके, तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं और देखते हैं एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या है। ओके, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं? गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामिति प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या या गणितीय शब्द भंडार। किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। गणितीय चिंतन एवं विचार, ज्यामिति प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या, गणितीय शब्द भंडार। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं, ये मुझे आपको बताना है। उम्मीद है जवाब अच्छे से मिलेगा, तेजी से मिलेगा, और काफी अच्छा जवाब देने की कोशिश आप लोग करेंगे। देखते हैं, लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। सिंपल सवाल है, जवाब चाहिए, और सबका जवाब एक साथ आया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये हैंडक्राफ्ट, कांस्टेंट फिगर्स, रिटन सिंबल्स, oral and written language or the locations of entire world, ये सब गणितीय चिंतन यानी मैथमेटिकल थिंकिंग और आइडियोलॉजी की बात है। तो राइट ऑप्शन था, बिल्कुल सही आपने दिया है। दैट इज द राइट आंसर यू हैड गिवन, दैट इज गणितीय चिंतन एवं विचार। बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब मुझे मिल रहे हैं, दैट्स नाइस। ऐसे ही जवाब देते चलो और आनंद लेते चलो। डेली क्लास मेरी होती है, अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें भाई, क्योंकि लाइक मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो आज के प्रश्नों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं,
और देखते हैं आपका सवाल जो थे वो बहुत अच्छे रहे, आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिए। स्टार्टिंग के सवाल कंटेंट के थोड़े गलत थे, तो इसी से मैं फिर मुलाकात करूंगा कल। तब तक के लिए बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।